गुड इवनिंग एवरीवन। एफ और फिनोलॉजी के 29th एपिसोड में आपका स्वागत है। ये एपिसोड क्यों खास है? बिकॉज मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया 58,000 का, और काफी सारे लोगों को ये क्वेरी है कि मार्केट काफी तेजी से ऊपर जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए फिनोलॉजी में हम लोग ट्राई करते हैं कि आपके हर एक फाइनेंशियल सॉल्यूशन हम लोग आपको दे पाए, आपकी हर एक क्वेरी का। तो आज हमारे साथ है मिस्टर नागेश पाई। ही इज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर ASK वेल्थ मैनेजमेंट, which is India's largest PMS service provider. Mr. Nagesh have an experience of around 18 years. तो आज उनके एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। तो मेजरली जो भी क्वेश्चंस आपके रहते हैं रिगार्डिंग मार्केट, तो आज उनसे जानने की, उनसे ओपिनियन लेने की हम लोग ट्राई करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू पार्थ। तो पहला सवाल रहेगा कि मार्केट 58,000 पे पहुंच चुका है। काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है और इकोनॉमी भी ठीक ठाक चल रही है, तो कौन से फैक्टर्स ऐसे रहे थे पिछले 1 साल या 1.5 साल में जिस वजह से मार्केट इतना ऊपर गया है? So Parth, let me start by wishing you happy Ganesh Chaturthi. ये season's greetings है। बहुत ही अच्छे समय पे हम ये कॉल कर रहे हैं। So thank you very much that we are talking about market. So great to interact with you. Yes, you are right. आप बराबर बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मार्केट 58,000 लेवल पे है आज के दिन में, और बहुत सारे क्वेरीज है कस्टमर के। सवाल आ रहे हैं कि क्यों ये मार्केट इस लेवल पे हो रहा है, इकोनॉमी एक तरफ चल रही है। बट मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट तो मैं इस चीज से करूंगा कि लेट मी मेक इट इन वन सेंटेंस सेइंग दैट वी आर एंटरिंग और वी आर एक्चुअली इनटू द गोल्डन डेकेड ऑफ इन्वेस्टमेंट टुडे। ओके, आगे चल के ये जो अगले 10 साल है हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन होंगे इस दौरान, जिस समय हम पैसा बना सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज। ओके, बहुत सारे रीजंस है कि मार्केट 58,000 के लेवल पे है। ओके, मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूँ जो तकरीबन मेरे हिसाब से 5 क्रिटिकल रीजन है जिसके वजह से मार्केट आज के दिन में 58,000 के लेवल पे हम देख रहे हैं। पहला रीजन ये है कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में हमेशा पेन को नहीं देखता है, मार्केट हमेशा कंपनी के मुनाफे को देखता है, प्रॉफिट्स को देखता है। ये तब होता है जब पेन जो मार्केट में है वो शॉर्ट लिव्ड है और आपके सामने लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, एंड ऑल दीज फैक्टर्स टुडे आर मेकिंग सेंस। आपको मैं एक समझाता हूँ ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। मार्केट क्या देखता है? प्रॉफिट्स देखता है कंपनी का, ये सच बात है, थोड़ी हार्श रियलिटी है। बट इकोनॉमी में जब तकलीफें देख रहे हैं हम, उसके बावजूद जो लिस्टेड कंपनी का स्पेस है, द बिग कंपनीज आर गेटिंग बिगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट विल कंटिन्यू बिकॉज दे आर गेनिंग मार्केट शेयर at the cost of unorganized sector के cost पे organized sector is gaining more and more market share. Okay, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि the pain which was there or is there is actually short lived. Okay, flashback में अगर आपको मार्च 2020 में लेके जाऊं, the way the markets reacted, मार्केट ने तकरीबन 40% के आसपास का करेक्शन दिखाया over a period of 1 month. ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो पेन था या जो लाइट था वो टनल के आखिर में दिख ही नहीं रहा था। Okay, but today with the pain getting reduced and light at the end of the tunnel, markets have understood that, and that is the reason you have seen a secular run that has happened in last 1.5 year, जहाँ पे हमने मार्केट को 58,000 के लेवल को पहुंचते हुए देखा है आज के दिन में। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि जो ग्लोबल पॉलिसीज है, आप RBI की बात करो या दूसरे गवर्नमेंटों के सेंट्रल बैंक्स की बात करो, all the policies that governments have initiated or the central banks have initiated have been really accommodative. Okay, easy money available है। Okay, हमने कुछ जिटर्स देखे भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ US ने कुछ डिसीजन लिया कि we will pull back and there were some jitters which were felt, बट हमारे हिसाब से ये मोर और लेस कवर्ड है इन द प्राइस। अगर ये हो भी रहा है तो एक ट्रांजिटरी फेज की तरह होगा, बट ये चलेगा, ये और भी चलेगा यहाँ से। और एक रीजन वो भी था कि आपने मार्केट को 58,000 के लेवल को पहुंचते हुए देखा। ओके, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि जो पॉलिसी एक्शन आज के दिन में हमारे सरकार ने की है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी पॉलिसी एक्शन की है, जो PLI स्कीम्स बताएंगे आप, या फिर आत्मनिर्भर भारत, जो भी पॉलिसी एक्शंस आज के दिन में गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, ये सारों का बेनिफिट हुआ है लिस्टेड स्टॉक स्पेस को। आप देखिए कंपनी जो इस स्पेस पे है
बड़े से बड़ी होती जा रही है. People have understood that this is where money is there, government is focusing on, and that is one of the reason. ये भी एक reason रहा है कि मार्केट आज के दिन में 58,000 के लेवल पे पहुंचा है. ओके, चौथा रीजन मेरे हिसाब से ये है, अगर आप देखो तो मार्केट अब ये समझने लग गया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेफरमेंट ऑफ डिमांड. ओके, ऐसा नहीं है कि आज के दिन में डिमांड एग्जॉस्ट हो गई है. मार्च 2020 या जुलाई 2020 की बात करो तो मार्केट में ये था कि डिमांड एग्जॉस्ट हो गई है और उसके वजह से आपको शायद आगे डिमांड नहीं होगी. बट बिकॉज व्हाट मार्केट्स हैव रियलाइज्ड इज कि डिमांड एग्जॉस्ट नहीं हुई है और डेफर हुई है थोड़े दौरान के लिए, उसी वजह से उन कंपनियों जहां पे डेफरमेंट ऑफ डिमांड हुई है उन कंपनियों को द मार्केट्स हैव स्टार्टेड टू रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली. ओके, पांचवी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखो आज के दिन में इंटरेस्ट रेट जो है वो हिस्टोरिक लोस पे है. ओके, आप देखिए एसेट क्वालिटी जो है कंपनियों की काफी इंप्रूव होने लग गई है. बहुत सारे कंपनियां जो बहुत सारा डेट लेके बैठी थी ये इन्होंने वापस देना चालू कर दिया है. अगर आप ये 5 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि आज मार्केट 58,000 के लेवल पे रहा है. ओके, एंड इन सारे चीज को जो ओवरआर्किंग बोलूंगा मैं, अगर सारे चीज को, वो है रिटेल पार्टिसिपेशन. बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स ये हुआ है कि आज के दिन में रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है. आज के दिन आप देखिए more and more retail investors are coming into the market, and these all reasons put together have led to market reaching 58,000 levels today. Amazing journey, I would say. Exactly. I agree your point, क्योंकि काफी सारे यंगस्टर those who are between 18 to 35 की एज ग्रुप में, तो वहां पे CDSL के डेटा के हिसाब से 1 से 2 करोड़ अकाउंट ऐसे खुले हैं. those are youngster. और कुछ जो भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर है उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, बिकॉज कोविड की सिचुएशन में घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता था और ट्रेडिशनली लोग मतलब डीमेट अकाउंट फॉर्म फिलअप करके करते थे. तो बिल्कुल काफी सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी बेनिफिट मिले हैं उसका भी काफी असर मार्केट में दिख रहा है. तो सर काफी सारे लोग रिलेट करते हैं मार्केट और इकोनॉमी को. तो मार्केट तो काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन इकोनॉमी फ्रंट पे आप यहाँ से 1 ईयर अहेड कौन से सेक्टर्स में पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं जो पिछले 1 साल से काफी डाउन टर्न में चल रहे थे? ओके, इस सवाल को पार्थ में 2 तरह से आंसर करूंगा. पहले तो हम इकोनॉमी के बारे में समझते हैं. ओके, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो बेसिकली इकोनॉमी के 3 चक्के होते हैं. ओके, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज. ओके, अगर आप देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग का चक्का है जो बहुत समय से मैं बोलूंगा कि जाम रहा था, चल नहीं रहा था, ये गवर्नमेंट ने पिछले 1.5-2 साल में इसमें काफी इनिशिएटिव लाए हैं. जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो बिकॉज ऑफ विच नाउ इंडिया हैज बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब. ओके, इंडिया में आज के दिन में मैन्युफैक्चरिंग की बातें हो रही है जहाँ पे नहीं तो सिर्फ ट्रेड की बात हो रही थी, हम किसी से ले रहे थे और किसी को बेच रहे थे. मैन्युफैक्चरिंग की एब्सोल्युटली. तो आज के दिन में वो PLI स्कीम की बहुत विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रहा है विद PLI स्कीम कमिंग इनटू पिक्चर. अगर आप देखिए गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत लेके आ गए हैं. ओके, सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर मैक्सिमम बिजनेसेस इज समथिंग व्हिच मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज लुकिंग फॉर. लेबर लॉस को रिफॉर्म किए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हिच नाउ इट इज बिकमिंग मोर इजियर फॉर दीज कंपनीज टू एम्प्लॉय पीपल. जो मैन्युफैक्चरिंग का चक्का जाम था ये चलने लगा और आगे चल के और बेहतरीन तरीके से चलने लगेगा. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल बी वन सेक्टर व्हिच विल बी कंट्रीब्यूटिंग बिग वे इनटू द इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, दूसरा चक्का या मैं बोलूंगा दूसरा जो व्हील होता है वो है एग्रीकल्चर. आप देखो जो गवर्नमेंट का फोकस रहा है एग्रीकल्चर की तरफ आज के दिन में, जो मोर एंड मोर मनी दैट दे आर पंपिंग इनटू एग्रीकल्चर इन स्पाइट ऑफ द काइंड ऑफ वेदर पॉलिसीज दैट आर हैपनिंग. आज के दिन में जो क्लाइमेटिकल कंडीशंस है उसके बावजूद इंडिया गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग मोर ऑन एग्रीकल्चर. ये चक्का भी चलने लगा है. ओके, तीसरी चक्का जो होता है या तीसरा व्हील जो है वो है सर्विसेज, जो हमेशा ही हमारे लिए हीरो रहा है. एक सर्विस ही ऐसा सेक्टर रहा है जिसके वजह से हम प्रोग्रेस कर रहे थे एंड इट विल कंटिन्यू टू डू वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मेरे हिसाब से आज ऐसा समय आ गया है कि ये तीनों चक्के चलेंगे एंड विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. ओके, एक चक्का नहीं बल्कि तीनों चक्के चलेंगे एंड दैट इज हाउ आई लुक एट मे बी नॉट 1 year डाउन द लाइन बट नेक्स्ट 5 to 10 years डाउन द लाइन
ये तीनों चक्के इस तरह से चल के we will have definitely benefit coming from these things. Point number 2, आप देखिए कोई भी इकोनॉमी हो, भले वो चाइना थी या अमेरिका थी, the maximum wealth is made when the economy moves from 2 billion to 5 billion. Okay, और आप अगर आज के दिन में देखो तो मार्केट we have just entered the cusp of that particular level. Okay, maximum money is made during that point in time और हम उसी दौरान पे है. यहाँ से जो ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकता है in terms of the money that can be made in the markets, and I firmly believe कि ये होगा मार्केट में. इकोनॉमी जो थोड़े टाइम के लिए सफर कर रही थी, आई थिंक tide has turned because of all these parts playing their role, and I believe all these three sectors that we spoke about, whether it is agriculture, services or manufacturing, they will all qualify for the growth of the economy going ahead. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अगले 10 साल in terms of investments as well as economy improvement. करंटली मार्केट में ऐसे कोई वैल्यूएशन के अलावा नेगेटिव थ्रेट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 साल में ऐसे कौन से मैक्रो या ग्लोबल इकोनॉमी में थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में 10 to 20% का करेक्शन अगर आ सकता है, तो वो कौन से रीजन रहेंगे? देखिए ये बात तो जो फ्यूचर की है ये तो बहुत मुश्किल है जानना, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोविड जैसा कोई सिचुएशन भी आएगा मार्च 2020 में. बट हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताऊंगा कि एक दो ऐसे रिस्क है जो मार्केट में आज के दिन में है, जो हो सकता है. जो आपको बोलूं, अगर मैं स्ट्रक्चरल रिस्क की बात करूं तो थर्ड कोविड वेव जो है वो बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है आज के दिन में इन टर्म्स ऑफ द वे दैट वी आर ऑपरेटिंग. अगर ये बहुत ज्यादा वेव बढ़कर आती है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिस्क की जो मैं बात कर रहा हूँ. होगा क्या अगर सपोज द वे वी आर स्ट्रक्चर्ड टुडे और आज के दिन में अगर ये थर्ड कोविड वेव बहुत जोर से आती है, तो होगा ये कि स्टैगफ्लेशन जैसा सिचुएशन होगा. स्टैगफ्लेशन में ऐसा होता है कि आपने जो पैसा पंप किया हुआ है ग्लोबली सिस्टम में, देयर इज नो प्रोडक्टिविटी बट पैसा है सिस्टम में which doesn't lead to productivity, और वो चक्का चलता नहीं है, which can lead to some problems that can happen. Okay, but ये उसी दौरान है जब आप अगर थर्ड कोविड वेव बहुत जोर से आता है. Okay, if it comes normally and goes, then there will be no issue that can happen in that particular space. दूसरा जो मैं बोलूंगा जो ट्रांजिटरी रिस्क है या ट्रांजिटरी रिस्क है या हो सकता है, वो है इन्फ्लेशन एंड उससे ही रिलेटेड इंटरेस्ट रेट फिनोमिना जो है. ओके, आज के दिन में अगर आप देखो तो इंटरेस्ट रेट्स आर एट इट्स हिस्टोरिक लो. ओके, अगर आप ये देखोगे कि आगे चल के इन्फ्लेशन की भाषा होती है, तो इन्फ्लेशन अगर चलता है ऊपर की तरफ तो इंटरेस्ट रेट विल बी इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, अगर ये होता है तो सर्वाइवल उन्हीं कंपनियों का होगा विच कैन पास ऑन दीज इंटरेस्ट रेट राइज टू देयर कस्टमर्स, और लेंडिंग कंपनियां वो इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो पास ऑन करती है जो अपने बोरोवर्स होते हैं. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप का गेम हो सकता है. इसके अलावा मुझे कोई बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा है आज के दिन में मार्केट में अगले 2-3 साल के हिसाब से. ओके, जो तीसरी रिस्क जो मार्केट में बहुत बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ इजी लिक्विडिटी अवेलेबल एंड दैट कैन बी पुल्ड बैक, वो मेरे हिसाब से इट हैज गॉट मैक्सिमम वे प्राइस्ड इनटू द स्टॉक्स. ओके, ये जो है देखो रिस्क वो होता है जो अनसीन है. ओके, अगर आपको पता है कि ये जो इजी लिक्विडिटी है जो मार्केट से पुल आउट होने वाली है कुछ दिनों में, तो वो अनसीन कहाँ है, वो तो फैक्टर्ड इन रिस्क है. रिस्क तब होता है जब आप जो देखते नहीं हो वो हो सकता है, प्रिपेयर्ड नहीं होते. ओके, अगर आपको पता ही है कि ये होने वाला है तो ये रिस्क कैसे. तो माय पॉइंट इज कि ये दो रिस्क जो है वो मेरे से जो है वो काफी हो सकता है. एक जो स्ट्रक्चरल जो मैं आपको बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कोविड थर्ड वेव, and second is about the transitory risk of interest rate and inflation being passed on over a period of time. इसके अलावा मुझे नहीं कोई रिस्क आज के दिन में दिख रहा है. और सर एक पॉइंट पे काफी ज्यादा डिबेट होती है which is market cap to GDP ratio. Let's say it is currently about 100. So अगर उसको नीचे आना है तो मेजरली उसके 2 पॉइंट्स होते हैं. एक तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए या तो अपना जीडीपी ज्यादा पेस से बढ़ना चाहिए. दोनों में प्रोबेबिलिटी आपको आने वाले 1 साल में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
तेजी से बढ़ेगी या इकोनॉमी में जो एक डिप आया था लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट, तो वहां पे अभी काफी अच्छा जंप दिखा। पहले क्वार्टर में हम लोगों ने डेटा भी देखे कि जीडीपी करेक्ट के काफी अच्छे आए, नियरली अबाउट 20%। तो करेक्ट। नहीं, व्हाट आर मेरे हिसाब से आपका सवाल द बहुत ही बेहतरीन है। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप टू जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से आप अगर बात करो। इसमें से भी मैं आपको बोलूंगा कि हम ये बिलीव करते हैं कि जो क्वालिटी कंपनियां हैं उनकी जो मार्केट कैप टू जीडीपी ग्रोथ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी टू हैपन। देखिए, अगर आप मार्केट में देखो, आपने एक सवाल भी मुझे बीच में पूछा था कि ऐसे कौन से सेक्टर है जो आगे चल के आपको लगते हैं कि अच्छा कर सकते हैं। ओके, और मार्केट में बहुत सारा डिबेट होता है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन की मिड कैप अच्छा करेगा या लार्ज कैप अच्छा करेगा या स्मॉल कैप अच्छा करेगा, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो काफी अच्छा कर सकता है, एंड विच इज द सेक्टर दैट वी शुड लुक एट इन्वेस्टिंग मनी इनटू। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे हिसाब से साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी बड़ी होनी चाहिए रादर देन द साइज ऑफ द फिश। ओके, हम बोलते हैं कि तालाब बड़ा होना चाहिए, मछली बड़ी हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना है नहीं। ओके, हैविंग सेड दैट, आज के दिन में आप देखो जो टेलविंड्स है, tailwinds are such that they are benefiting most of the emerging sectors that we are talking about. Okay, emerging sectors की मैं अगर आपको बात करूं तो स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे इमर्जिंग सेक्टर है। ओके, शायद एक सेक्टर तो बहुत टाइम से रहा है, बट प्रोमिनेंस चाइना प्लस वन स्टोरी के वजह से आज के दिन में प्रोमिनेंस आई है ये सेक्टर को। ओके, आप अगर आप देखिए क्यों आई है, क्योंकि चाइना का जो मार्केट शेयर है वो 34% के आसपास है आज के दिन में स्पेशलिटी केमिकल्स में। इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 4% है, जो बढ़कर 8% होने की क्षमता है बाय 2020-25। ओके, डायग्नोस्टिक सेक्टर की बात करो आप, ये ऐसा सेक्टर है जो बहुत समय से, मतलब यू कैन नॉट इग्नोर इट बिकॉज ऑफ द, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल दैट वी हैव टुडे। डायग्नोस्टिक सेक्टर बिकम्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सेक्टर फॉर अस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप देखिए जो फुटवेयर सेगमेंट है इंडिया में आज के दिन में भी बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो अनऑर्गेनाइज प्ले है। ये ऐसा सेक्टर है जो बेनिफिट हो रहा है बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट। आप चौथा सेक्टर की बात कीजिए, किसने सोचा था पार्थ, मैं और आप बैठ के ऐसे तरह से इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि पहले तो सिर्फ वन ऑन वन फेस टू फेस होता था। आप देखिए निश टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस आर द वन विच आर बेनिफिटिंग द वे economy is shaping up today, or the need of the hour is such that it is there. So all these sectors are the one which are emerging sectors and expected to do well. Market cap to GDP के लिए कंपनी के मुनाफा बढ़ना बहुत जरूरी है, rather than just saying that मार्केट चलेगा या वहां से आपको ग्रोथ मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। There should be companies which should contribute to the profitability of these companies over a period of time. Yes. और सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने कुछ काफी सारे स्ट्रक्चरल बुल रन भी देखे हैं, जिसमें सबसे बड़ा बुल रन जो था 2003 से लेके 2008 में, जहां पे निफ्टी 1000 से 6000 पे पहुंची थी। मतलब ये 6 सालों में मार्केट 6 गुना हुआ था। तो अभी तो हम लोग शायद 2x पे ही पहुंचे हैं। तो अगर वो जर्नी से कंपैरिजन किया जाए फ्रॉम 2003 टू 2008, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर आल्सो इन द मार्केट इनिशियली, तो अभी हम उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से कौन से ईयर में पहुंचे हैं? These are all very 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 difficult questions to answer. देखिए, you have to take one thing at a time. One thing is very sure that जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि we believe that we are in the golden decade of investment. अगले जो 10 साल है वो इतने सुनहरे होंगे कि आपने जो मार्केट में पैसा बनाना है और जो आपने शायद नहीं देखा हो पिछले कुछ सालों में, आप 6 गुना की बात कर रहे हैं इन 6 years that we saw when Nifty was launched, उसी दौरान में आप देखिए वही सिनारियो, मतलब अगले 10 साल में उस तरह का पैसा बन सकता है। उस टाइम पे रिटेल पार्टिसिपेशन क्या था? नथिंग, बट टुडे विद द रिटेल पार्टिसिपेशन इम्प्रूविंग, एब्सोल्युटली, with retail participation improving, we will get more and more participant investing into this kind of scenario. हो सकता है कि अगले 10 साल में अच्छा पैसा बने, इक्विटी मार्केट्स आर लुकिंग गुड। अब देखिए ये भी जो सिनेरियो आया है, ओके, अगर आप पिछले 4-5 साल देखे जो निफ्टी के रहे हैं या पिछले 5-6 साल देखे, बारिंग द
2020 एंड 2021 काइंड ऑफ अ सिनेरियो, आप देखिए निफ्टी की जो भी अर्निंग्स ग्रोथ रही है, आप निफ्टी कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ रही है, वो तकरीबन 4 से 4.5% की एवरेज ग्रोथ रही है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि निफ्टी कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ पे इंप्रूवमेंट दिख रही है हमको, एंड दिस ट्रेंड इज ओवर हियर टू कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि ये अभी है, होने वाला है या कुछ समय के लिए है, इट विल कंटिन्यू। तो मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको बोला, वी आर एट द कस्प ऑफ द ग्रोथ, वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस जर्नी। अगले 10 साल हम जरूर पैसा बनाएंगे इन द वे वी हैव डन। अगर वो 1 का 6 होता है या 6 का 12 होता है, वो that is something for everybody to guess, but I believe money is there to be made in next 10 years into equities. Right. तो काफी सारे व्यूअर जो मुझे पूछते हैं कि करेक्शन क्या लग रहा है, तो एक छोटा सा डेटा एनालिसिस बताना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को कि 2003 से 2008 में मार्केट 6 गुना हुआ था, लेकिन उसमें भी 7 बार मार्केट ने अपने हाई से 10% का करेक्शन दिखाया था और 2 बार अराउंड 20-25% का करेक्शन आया था। तो बट ऑब्वियस स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में इस तरह के करेक्शन आते ही रहेंगे, लेकिन सर भी इस बात से एग्री करेंगे कि मार्केट को टाइमिंग करना, क्योंकि काफी सारे लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर सो कॉल्ड, उन्होंने 45,000, 50,000, 55,000 में एग्जिट लिए, लेकिन उनके लिए फिर से एंट्री लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो सर भी इस चीज से एग्री करेंगे कि टू बी इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बिल्कुल सही पार्थ, बिल्कुल सही। बिकॉज मैं बहुत सारे कस्टमरों को मिलता हूँ और बहुत सारे कस्टमर जो स्पेशली HNI अल्ट्रा HNI है, उन्होंने जुलाई 2020 अगस्त 2020 में पैसे रिडीम कर लिए। ऐसे नहीं, पूरे के पूरे पैसे रिडीम कर लिए, एंड टुडे दे आर फाइंडिंग इट सो डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब कि मार्केट वहां से 2 गुना हो गई है, and today they are saying कि boss should we enter or not. So बिल्कुल सही बात बोली आपने पार्थ, that timing the market versus time spent in the market are two debates which have been going on historically. but आप अगर कोई भी फंड के बात करें या कोई भी निफ्टी की भी बात करें, अगर आप रहते हो इन्वेस्टेड निफ्टी में भी, तो आपने 12% से 13% का कंपाउंडिंग तो बनाया है, जो कौन से एसेट क्लास ने आपको दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 20 years. अनबिलीवेबल रिटर्न्स। ओके, और एक्टिव फंड मैनेजर ने तो उनसे अच्छा ही किया है इन इक्विटीज। बिल्कुल सही। और सर कई बार ये भी देखा गया है कि मार्केट में 10% का करेक्शन आता है, बट एज अ PMS और म्यूचुअल फंड और एनी अदर इन्वेस्टर हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि वही इन्फोसिस, TCS, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक फिर से HDFC बैंक 10% का करेक्शन दिखाएगा। कई बार ऑपोजिट भी होता है कि मार्केट फॉल होता है, लेकिन वो स्टॉक्स तो बिकॉज ऑफ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, तो उसमें इतना करेक्शन नहीं देखा जाता और वैल्यू बाइंग की वजह से वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज ए इन्वेस्टर। बिल्कुल बिल्कुल पार्थ, आपने एक चीज वर्ड यूज की, वैल्यू बाइंग। ओके, ये सब मार्केट का वर्ड्स है, वैल्यू बाइंग और एनीथिंग। देखिए मार्केट में तो कंपनियों का, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो मुनाफा होता है कंपनी का या जो बॉटम लाइन होता है, अर्निंग्स ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, जो अर्निंग्स ग्रोथ होता है वो सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है। बाकी फैक्टर्स भी होते हैं जो हम बिलीव करते हैं कि कोई भी कंपनी में होना चाहिए, बट अर्निंग्स ग्रोथ इज समथिंग दैट ऑलवेज गिव्स कंफर्ट इन द वे द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज बिलीव। जो आपने कुछ एग्जांपल्स लिए स्टॉक्स के, HDFC बैंक या फिर वो, आई मीन अगर आपको ऐसा डिप मिलता है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ऐड मोर एट दैट पॉइंट इन टाइम, rather than thinking that कि ये और नीचे आएगा और वहां से इन्वेस्ट करेगा। आई थिंक बिल्कुल सही बताया आपने भारत। ओके, there will be dips and dips should be taken as an opportunity to enter। और आज के दिन में ये मार्केट उसी लेवल पे है कि you should be buying at every dips। ओके, आपने अगर देखा हो अप्रैल अगस्त के महीने में there were some jitters which were seen in mid cap and small cap space। I mean that was an opportunity for many of our investors to maybe take an dip or investment in those stocks which were available at some price cheaper than what they were trading। So बिल्कुल सही बात। और मिस्टर नागेश जो कंपनी से बिलोंग करते हैं, which is ASK Investment Managers, they are the pioneer for the PMS product। तो सर PMS के बारे में कुछ ब्रीफ आप बता सके, व्हाट इज PMS, किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या टाइम होराइजन और क्यों ASK के साथ? राइट,
तो लाइक पार्थ आपने बिल्कुल सही बताया, एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इज द लार्जेस्ट पीएमएस इन टुडे इन इंडिया इन द डिस्क्रिशनरी स्पेस। हम आज के दिन में 32,000 करोड़ के एसेट मैनेज करते हैं। तकरीबन 21,000 से 22,000 क्लाइंट है हमारे पास इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की स्पेस में। जैसे आपने पूछा पीएमएस क्या होता है, अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं कि पीएमएस होता क्या है, तो पीएमएस इज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ये एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहे तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पीएमएस इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के तौर पे कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इट्स फुल फॉर्म। जो बेसिक डिफरेंस होता है पीएमएस और म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड इज अ मोर नोन काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में देखो तो आपको यूनिट्स मिलते हैं, अगर आप पीएमएस में देखो तो यू आर ओनर ऑफ दीज स्टॉक्स। ये जो स्टॉक्स होते हैं आपके डीमैट में एक्चुअली दिखते हैं और आप ओनर होते हो ये डीमैट स्टॉक्स के। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दूसरा, पीएमएस में आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप टेलर मेड कर सकते हो, you can make changes or what is required as per the requirement of the customer rather than having a proper only way of 20-25 stocks which is held in the mutual fund space. So it has its own benefit. अगर आप पीएमएस को और आगे चल के देखो तो 3 प्रकार से पीएमएस होते हैं। एक होता है डिस्क्रिशनरी पीएमएस, दूसरा होता है नॉन डिस्क्रिशनरी पीएमएस और तीसरा होता है एडवाइजरी पीएमएस। अगर आप डिस्क्रिशनरी की बात करो तो सारा जो डिसीजन होता है वो फंड मैनेजर लेता है। अगर आप नॉन डिस्क्रिशनरी की बात करो तो फंड मैनेजर कोई भी डिसीजन लेने के पहले कस्टमर से पूछता है कि मैं ये स्टॉक ले सकता हूँ या नहीं, उसको नॉन डिस्क्रिशनरी बोलते हैं। और एडवाइजरी में सिर्फ फंड मैनेजर बताता है कस्टमर को कि आपको ये स्टॉक लेना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है, वो कस्टमर के पास है। तो अलग अलग तरीके से होते हैं। आज के दिन में इंडिया में सबसे बड़ा जो स्पेस है वो डिस्क्रिशनरी पीएमएस का है, जो तकरीबन 19 लाख करोड़ का है, जिसमें से इक्विटी डिस्क्रिशनरी पीएमएस तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास के साइज के आसपास है। ओके, तो वो आपका पीएमएस है। अगर आपको बात करो कि एएस के पीएमएस की क्या विशेषता है, तो हमारी विशेषताएं आती है। पहली बात तो हमारा जो फिलॉसफी है, जो बहुत ही क्रिटिकल है फॉर एनी इन्वेस्टर। हमारी जो फिलॉसफी है ये बोलती है कैपिटल प्रिजर्वेशन फॉलोड बाय कैपिटल अप्रिसिएशन। ओके, अगर आप हमको देखो तो वी टॉक मोर अबाउट कैपिटल प्रिजर्वेशन देन कैपिटल अप्रिसिएशन। सिंपल टर्म में अगर मेरे पास एक 100% वेट है जो मैं डिवाइड करूं कैपिटल प्रिजर्वेशन और कैपिटल अप्रिसिएशन के बीच में, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन को मैं 50.1% वेट दूंगा और कैपिटल ग्रोथ को मैं 49.9% वेट दूंगा। ओके, अगर आप देखो हमारे जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है ये 4 पिलर पे बेस्ड है। ओके, मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। पहला है साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, दूसरा है क्वालिटी ऑफ बिजनेस, थर्ड है अर्निंग्स ग्रोथ और चौथा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिंपल मतलब ये है जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि हम ये नहीं देखते कि मछली कितनी बड़ी है, हम ये देखते कि तालाब कितना बड़ा है। बिकॉज अगर आपका तालाब बड़ा है और आपकी अगर फिश केपेबल है तो वो तालाब में वो सेल थ्रू कर जाएगी। बट आपका अगर तालाब ही छोटा है तो कोई भी केपेबल फिश हो विल डाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जिसका मतलब हम ये बोलते हैं कि हम ये नहीं मानते कि एक स्टॉक को स्मॉल कैप ही होना चाहिए तो ही वो मिड कैप से ज्यादा रिटर्न देगा, या मिड कैप ही होना चाहिए तो वो लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है। ओके, और बहुत सारे कंपनी आप देखिए जो लार्ज कैप के स्पेस में भी है, दे हैव बीन डूइंग फिनोमिनली वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा जो है वो हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जो हम मेजर करते हैं पैरामीटर से, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हम देखते हैं कि डिफिकल्ट पैरामीटर है कोई भी स्टॉक को बीट करने के लिए। 6000 कंपनियां हैं आज के दिन में लिस्टेड स्टॉक स्पेस पे। अगर आप ये पैरामीटर लगा दो कि आरओसी 15% से अधिक होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं है कि सारी कंपनियां क्वालिफाई हो जाएगी। आरओसी जो 3 से 5%, एब्सोल्युटली राइट, less than I would say 15% of the companies would qualify in generating ROC consistently over a period of 3 to 5 years. जो तीसरा हम देखते हैं वो है अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हम ये बिलीव करते हैं कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। ओके, आपका स्टॉक प्राइस और अर्निंग्स ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गो हैंड इन हैंड। ओके, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपवर्ड्स ही होगा हैंड इन हैंड। अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ नीचे आएगा तो स्टॉक प्राइस भी नीचे आएंगे। हम जो मिनिमम अर्निंग्स ग्रोथ देखते हैं
वो है 15%। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये भी बहुत डिफिकल्ट पैरामीटर होता है कोई स्टॉक को बीट करने के लिए, अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। और चौथा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वो डिफरेंस है जो प्राइस पे हम बाय करते हैं वर्सेस द वैल्यू दैट वी सीक व्हाइल वी एंटर इनटू दोस पर्टिकुलर कंपनीज। ओके, बहुत ही पैरामीटर क्रिटिकल है जो हम देखते हैं कि प्राइस वैल्यू गैप जो है वो तकरीबन 15% की होनी चाहिए जब हम कोई स्टॉक में एंटर करते हैं। ओके, ये 4 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी एक पैरामीटर को छोड़ सकता हूँ व्हाइल आई क्रिएट पोर्टफोलियोज। सारे पैरामीटर क्वालिफाई होने चाहिए व्हेन आई क्रिएट पोर्टफोलियोज एट ASK इन्वेस्टमेंट मैनेजर। सो अगर एक कंपनी को मेरे को इन्वॉल्व करनी है तो इट शुड हैव अ गुड साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी, it should have a good earnings growth, should have a return on capital employed, and should be bought at a margin of safety. We cannot even compromise one parameter while we want to enter into the stock that we want in the ASK's universe. So बहुत ही अलग तरीके से हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच मिस्टर नागेश, आपने काफी सारी डिटेल डिस्कशन की ताकि हमारे व्यूअर्स की जो भी क्वेरीज थी रिगार्डिंग मार्केट्स और आगे जाके उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो इट इज नाइस टॉकिंग विथ यू। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एफ फॉर फिनोलॉजी देखते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू पार्थ फॉर योर टाइम। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।